नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी विषय को देख रहे हैं। पॉलिटी विषय के अंतर्गत हम लोगों ने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला लेक्चर निर्वाचन यानी इलेक्शन के ऊपर है। हम लोग निर्वाचन से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखेंगे और उनसे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनका भी विश्लेषण करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद में कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है संविधानेतर संस्था, यानी संविधान से इतर, यानी कि जिसका वर्णन हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, अपितु वो संसद के किसी अधिनियम के तहत बनाई गई है। ऐसी संस्थाओं को संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी संस्था संविधानेतर है। पहला नाम है वित्त आयोग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संघ का वित्त आयोग होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है, यानी संविधान में वर्णन है इसका, तो ये संविधानेतर संस्था नहीं होगी। और यदि राज्य के वित्त आयोग की बात करें तो भी हम लोगों ने कल देखा था कि अनुच्छेद 243 के आई में ये राज्य के वित्त आयोग का वर्णन है। अगला नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ ये भी समझ लीजिए कि जो निर्वाचन है वो हमारे भाग 15 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 324 से लेके 329 क तक सम्मिलित है। और अगला नाम है नीति आयोग का। आप लोग जानते होंगे कि नीति आयोग का गठन किसकी जगह पर किया गया था? तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला नाम है अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है, इसलिए संविधानेतर संस्था नहीं होगी, यानी ये संविधान की संस्था है, यानी ऐसी संस्था जिसका संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख है। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके संबंध में ये किस संबंध में बनाई जाती है? तो ये राज्यों के विवाद, अगर मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो उस विवाद की जांच के लिए और उस पर कोई सलाह देने के लिए, या मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है जिसमें संघ और राज्य के बीच में कोई दोनों का विशेष हित हो, उसकी समीक्षा के लिए। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। यदि उनको ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वो परिषद का गठन कर देते हैं। यानी इस प्रकार हमारे विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकल रहा है कि नीति आयोग ऐसा आयोग है जिसका संविधान के किसी अनुच्छेद से कोई संबंध नहीं है। ये संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके बनाया गया। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई? हम लोगों ने चर्चा कर ली है, अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है, निर्वाचन की तिथि किसके द्वारा नियत की जाती है? तो निर्वाचन की तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का, या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को ठीक उसी प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, यानी वही प्रक्रिया भी होगी और वही आधार भी होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का। अब आइए इसमें देखते हैं क्या दिया है। महाभियोग द्वारा, ठीक वही प्रक्रिया है, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो प्रमाणित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1926 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में आम चुनावों के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? यहां शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां मूल संविधान शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि जब संविधान बना था, मूल यानी बिना संशोधन हुए जो संविधान का प्रारूप है उसमें मतदाता की कितनी आयु का वर्णन किया गया है? तो उसमें 21 वर्ष थी और वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष, यानी कोई संशोधन किया गया होगा। तो कौन सा संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, यानी कि 1989 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। इस बात को परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को याद करना बहुत आवश्यक है। अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आप लोग अनुच्छेद 326 की बात करेंगे। ठीक है। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि
इसका मतलब तब तो ये हुआ कि चुनाव में मतदान करने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार हो गया। यदि आपके तर्क को ये समझा जाए कि जो व्यवस्था संविधान में दी हुई अनुच्छेद में, अगर उसके अकॉर्डिंग, तब तो ये संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं। जो अनुच्छेद 326 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए जो वयस्कों के मताधिकार का जो आधार है, उसकी बात हो रही है। यानी किस मताधिकार किस आधार पर मत करेगा, यानी कि उस आधार की चर्चा हो रही है। वयस्क मताधिकार यानी उसकी उम्र की बात हो रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मतदान देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा राजनैतिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि यहां पर इस अनुच्छेद में 326 में हमको वहां पर यह व्यवस्था दे रही है कि किस आयु के आधार पर आप वोट करने जा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये आपको मतदान के अधिकार की बात कर रहा है, ये आपकी उम्र से संबंधित है। इसलिए इस अंतर को याद रखिएगा। कई लोग इस अनुच्छेद के आधार पर इस प्रश्न को गलत कर देते हैं कि चुनाव में वोट करने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दलों की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो संसद तथा राज्य की विधानमंडल का चुनाव करना, ठीक है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना और निर्वाचन सूची में का निरीक्षण करना, निर्देशन करना तथा नियंत्रण करना। ये क्या है? ये चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग तथा अंतिम वित्त आयोग। असल में ये वित्त आयोग की एक सूची यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, उसको देख ही लेते हैं। जो पहला वित्त आयोग था उसका गठन हुआ था 1951 में, और जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनका कार्यकाल क्या था? 1952 से लेकर 1957। और जो वर्तमान समय में वित्त आयोग का गठन है उसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और इसका गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2020 से लेकर 2025 तक। अब जो वर्तमान में जो वित्त आयोग है उसका क्रम क्या है? तो 15वां है। आइए इसके एक क्रम पहले को भी देख लिया जाए। तो जो 14वां वित्त आयोग था उसका गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 2013 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी साहब। और कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2015 से लेकर 2020 तक का। ठीक है, ये विभिन्न परीक्षाओं के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया? तो ये संसद के द्वारा किया गया। ये संसद द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सजा याफ्ता हो जाए, उस पर मुकदमा चले, ये नहीं, सजा याफ्ता हो जाए यानी कि निर्णय आ जाए, तो व्यक्ति अगले 6 वर्ष के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी तरह के प्रावधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी भी घिर गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी। तो दिमाग में यह भी प्रश्न आ जाएगा कि जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने चर्चा की थी, अनुच्छेद 326 में है। ये वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। ये आपको चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं देता, बस केवल वयस्क मताधिकार को डिसाइड कर रहा है। और इसमें 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई है। दोनों बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये कहां पे? ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के लिए सिफारिश की थी? तो के संथानन समिति ने चुनाव में भाग लेने के लिए एक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात की थी। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो संथानन समिति का जिक्र हम लोग जब पंचायत पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आया था। तो वो संथानन समिति पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण के लिए की गई थी। और यहाँ के संथानन समिति जो है वो चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के लिए है। तो ये दोनों याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि किस समिति पर 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हम लोगों ने इस पक्ष को तो देखा था कि किस संविधान संशोधन द्वारा। अब ये पूछ रहा है कि किस समिति की सिफारिश थी, तो ये भी इंक्लूड कर लीजिए कि तारकुंडे समिति की सिफारिश थी। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामलाल सकधर द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा कराने की सिफारिश दी थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा। अगला प्रश्न है कि कथन कर रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है।
बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने निर्वाचन के अनुच्छेद 324 में इस बात का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए का अधिकार जो है वो कार्यपालिका का अधिकार है, ये नहीं। निर्वाचन आयुक्त को, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूल के अकॉर्डिंग हटाया जाएगा। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि तो निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाए जाएंगे? तो निर्वाचन आयुक्त या किसी प्रदेश के आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा हटाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये इसका विवरण हो गया। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को प्रथम बार कब 3 सदस्यीय बनाया गया? तो 1989 में और दूसरी बार 1993 में। अगला प्रश्न है, फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। कह रहा है भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, हमने अभी चर्चा कर ली है। और वर्तमान समय कौन है? सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किए जाने की मान्य होता है। ये कब ये राजनीतिक दल एक दूसरे दल में विलय लीगल माना जाता है? तो जब राजनीतिक दल का कम से कम 2/3 सदस्य का विलय हो तो उसे क्या माना जाता है? वो लीगल माना जाता है। और नहीं तो अगर 2/3 सदस्य नहीं गए तो वो दल बदल कानून के तहत आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। और हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो मूल अनुसूची थी वो 8 थी और दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। इसका मतलब ये है कि इस 10वीं अनुसूची को बाद में ऐड किया गया, और अगर बाद में ऐड किया गया तो कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। इसका मतलब कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जिसमें दल बदल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा। वीएन तारकुंडे समिति जो 1980 में हुई थी, ये चुनाव से संबंधित है। दूसरी है दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, और के संथानन समिति जिसने क्या किया था कि शैक्षिक अर्हता की बात की थी। और अगली है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। इस प्रकार हमारा निर्वाचन का यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा को देखते हैं। तो राजभाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 343 से लेकर 351 तक। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 343 के 1 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी गई है? तो किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं मानी गई है। तो फिर हिंदी को हम लोग क्या मानते हैं? तो हिंदी को हम लोग राजभाषा मानते हैं। यदि आप अनुच्छेद 345 को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि किसी भी राज्य की विधानमंडल को यह पावर है कि वो चाहे तो किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को अपने यहाँ राज्य की राजभाषा बना सकती है। तो अगर हम उसका परीक्षण करें तो हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू है ये राजभाषा राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा? तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। और कितना इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ एक चीज और याद रखिए कि जो राजभाषा है वो हमारी 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची की राजभाषा में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं और उसमें इंग्लिश भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षार्थी इसको गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। यहां पर एक प्रश्न काफी प्रचलित है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें मूल जो अनुसूची उसमें कितनी भाषाएं थी? तो जो मूल 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा और अन्य भाषाओं को जोड़कर 14 से 22 किया गया होगा। तो 3 ऐसे संशोधन हुए हैं, एक 21वां संविधान संशोधन, एक 71वां संविधान संशोधन और एक है 92वां संविधान संशोधन। आइए इसको भी थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, क्योंकि अभी आप 73वां संविधान संशोधन भी पढ़ चुके हैं 92 में, तो तुरंत 71वां कब हुआ होगा? 92 में। और इसके तहत जो 3 भाषाएं जोड़ी गई उसका ट्रिक है KNM, K फॉर कोंकणी, N फॉर नेपाली और M फॉर मणिपुरी। ठीक है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और अगला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। पिछले अभी UPPSC के किसी पेपर में यहां से प्रश्न आया था और हमने यहां पर इस एक प्रश्न में पूरी इस राजभाषा से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है उसकी चर्चा कर ली है। अब यहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, तो वो अनुच्छेद 350 के क में है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये 350 के कम है। ये जितने लोग सुपर टेट वाले हैं ये यहाँ पर विशेष गौर देंगे। अगले प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 120 की कार्यवाही की भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 में संसद में कार्यवाही की संबंधित है। यहाँ पर एक और तथ्य इंपॉर्टेंट है कि जो संसद की कार्यवाही होगी वो या तो हिंदी में होगी या तो इंग्लिश में होगी। लेकिन फिर आप हमसे एक प्रश्न पूछ देंगे कि सर हमने तो कई सारे संसद सदस्यों को अपने लीगल अपने जो वहाँ की अपनी जो मातृभाषा है उसमें बोलते हुए सुना है, जैसे कोई तमिल में बोल रहा था। तो हाँ, ये एक प्रावधान इसी अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 120 में, कि यदि राज्यसभा के सभापति और या लोकसभा के अध्यक्ष यह परमिशन देते हैं तो संसद सदस्य अपनी मातृभाषा में अपने भाषण को दे सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अभी हम लोगों ने संसद की बात की, अब यहाँ राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो ये 210 के तहत प्राप्त है। और वहां किसके तहत प्राप्त थी? अनुच्छेद 120 के तहत। यानी अंकों का देखिए किस प्रकार से अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। वहां 120 में, यहाँ 210 में। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं, देख लीजिए, संविधान द्वारा अंगीकृत एवं अधिनियमित 1949 में किया गया संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में था और 1987 में 58वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 394 के क जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि विधि की प्रक्रिया में संविधान का आसानी से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसका हिंदी संस्करण भी हो। यानी कि क्या कह रहा है कि जब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय संविधान में केवल अंग्रेजी भाषा में ही था, लेकिन बाद में इसे 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अनुच्छेद 394 क को जोड़ा गया और उसमें हिंदी भी संस्करण की भी बात की गई। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में न होते हुए भी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा है। देखिए अभी हमने आपसे जिक्र किया था, अधिकतर विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत हो जाता है, उनको लगता है कि अंग्रेजी तो जरूरी होगा। अंग्रेजी उन 22 भाषाओं में नहीं शामिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जो वर्तमान में 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, और सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का विचार किसने रखा था? तो वो गुजरात के महान कवि श्री नर्मद साहब ने रखा था। अगला प्रश्न है, श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मानने की घोषणा की थी। अगला शब्द, इन्हें भी जाने के अंतर्गत देखते हैं कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। अगला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो वर्धा महाराष्ट्र में है। अगला है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में। और राष्ट्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में। यानी हैदराबाद में 2 संस्थाएं, एक अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और एक है मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय। और नई दिल्ली में 2 हैं, एक है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। इसी प्रकार आप अन्य नामों को भी याद रख लीजिएगा। आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा का या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वो 345 में अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था? तो वो अनुच्छेद 355 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। अब यहाँ अनुच्छेद 344 का जिक्र आ गया, तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो अनुच्छेद 344 है उसमें एक आयोग के गठन की बात की गई है और एक समिति की गठन की बात की गई है। और ये किसके लिए की गई है? ये राजभाषा के संबंध में है। तो जो आयोग है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पर गठित की जाएगी और इसमें एक अध्यक्ष होगा और जो बाकी जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं यानी जो 22 भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। और जो समिति है वो संसद की समिति होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। और ये समिति का काम होगा कि जो राजभाषा आयोग है उसकी जो सिफारिशें हैं उसका मूल्यांकन करेगा और वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितनी भाषाओं को
अनुसूची 8 के तहत राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषा। हमने पूरा 14 से 22 तक की जो अन्य जोड़े गए हैं उसका भी जिक्र कर दिया है। यहाँ भाषाओं का क्रम क्रम क्या है, मतलब ये भाषाएं कौन कौन सी हैं उसको देख लीजिए। पंजाब से पंजाबी है, फिर संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, असमिया है, बंगला है, सिंधी है। सिंधी किससे जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन से। तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कोंकणी है। कोंकणी किसको जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। नेपाली भी जोड़ा गया था और मणिपुरी भी जोड़ा गया था। अगला है कन्नड़ और फिर है मणिपुरी। मणिपुरी हम लोगों ने पढ़ लिया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है नेपाली, ये भी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और फिर है बोडो, ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा। कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और संथाली भी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इस तरह से बार बार जब भाषाएं आए तो उनको रिमेंबर करिए कि 21 के तहत एक सिंधी, 71 के तहत KNM यानी कन्नड़ नहीं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। ठीक है, अगला देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 3 क्लियर हो गया। 2003 में कौन सी? 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया। देखिए क्लियर होता जा रहा है। और ये किस सन में? 1967 में। अगला है संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, वो 22 हो गई, वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। ठीक है, बार बार रिमेंबर करते रहिए। अगला है उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो न तो भोजपुरी है और न अंग्रेजी भी नहीं शामिल है। अगला देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो राजभाषा जो है वो 14 सितंबर 1949 में। याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ये गलती कर देते हैं लोग कभी। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो वो अनुच्छेद 348 के तहत की गई। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने निर्वाचन और राजभाषा देखा। कल हम लोग आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी।